अच्छा, हमने यूटिलिटीज के बारे में भी आई स्टार्ट नहीं किया था या कर लिया था? कर लिया था। स्क्रीन सेवर का काम कर चुके थे। ओके। आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एनीवन? याया, शुभम, लीजा? सर रिपीट करेंगे, आप क्या पूछ रहे थे? आई एम आस्किंग बेटा, व्हाट इज मेंट बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो पूरी चीज, हर चीज को ऑपरेट करता है। जैसे कि? जैसे कि कंप्यूटर, हर जो उसमें चीजें हो रही होती हैं, उस हर चीज को ऑपरेट करता है। जो चीज उसमें हो रही होती है। चलो कह सकते हैं। कोई और? या शुभम? नीजा, आपका आंसर गलत नहीं है, बट और वेरिएशन में पूछना चाह रहा हूँ। या शुभम? वेल, जी सर। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। चलो ठीक है। प्रोवाइड एन यूआई टू द यूजर। बेसिकली अगर मैं इसकी डिटेल डेफिनेशन, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। इसी वजह से जब लीजा ने बताई तो मैंने कहा कि और क्या हो सकती है। ये बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इसका सबसे मेन काम है allows a user to communicate with the system। कैसे? by providing both। एक तो ये आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा क्या कर रहा है? अच्छा, एनवायरनमेंट किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है ये भी लिख लेते हैं हम। बाय प्रोवाइडिंग बोथ द एनवायरनमेंट इन विच जो आपके एप्लीकेशंस है ना, जो हमने नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, वो चल सके। इन विच एप्स कैन रन। एंड इसके अलावा ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स HCI। HCI stands for Human Computer Interface। ये एक ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम की कह सकते हो कि एक डेफिनेशन है। मतलब विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम योर ऑल डिवाइसेस या योर डिवाइस जो कंप्यूटर है दैट इज यूजलेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, क्योंकि आप एनवायरनमेंट ही नहीं जिसका आप थ्रू काम कर सको। अब ये फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करता है? की फंक्शंस की अगर हम बात करें,
तो सबसे पहला ही आपका HCI आ जाता है। HCI का मतलब क्या होता है? ह्यूमन और कंप्यूटर की इंटरेक्शन जिसके थ्रू होती है उसको HCI कहते हैं। जिसके थ्रू ह्यूमन है। बेसिकली जब भी आपको कंप्यूटर, देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी चीज को कोई कमांड या किसी से कोई काम करवाना है तो मुझे उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चीज चाहिए। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में अलाउ करता है। कौन? HCI। HCI होते दो तरह के। एक होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, और एक उसको हम CLI भी कहते हैं, और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिसको हम GUI भी कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? अगर हम CLI की बात करते हैं, दोनों के बीच में हम, ठीक है, तो CLI का क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यूजर इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द सिस्टम या विद द कंप्यूटर। जबकि आपके पास यहाँ क्या होता है? लिमिटेड टू आइकन्स शोन ऑन स्क्रीन। आप इसमें डायरेक्टली काम नहीं कर सकते GUI में। जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको आइकन नजर आ रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं को यूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा पॉसिबल टू ऑल्टर कंप्यूटर सेटिंग्स डायरेक्टली। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है? GUI में क्या होता है? यूजर नीड्स अ पॉइंटिंग डिवाइस और फिंगर। अगर टच स्क्रीन यूज करो तो आपको वो चाहिए, फिंगर वगैरह चाहिए। बहुत कम मेमोरी चाहिए होती है, लेस मेमोरी रिक्वायर्ड। यहाँ पे मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, क्योंकि ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, एंड मोर चांसेस ऑफ एरर। मतलब इसमें क्या है? नीड्स प्रैक्टिस। आप में से हर कोई CLI पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि कमांड्स याद करनी पड़ती है। जबकि आपके पास नो नीड टू लर्न
commands, so user friendly होता है। ये कुछ डिफरेंसेस है आपके बेसिकली किसके बारे में, GUI और CLI। लेकिन GUI के बारे में एग्जामिनर अब थोड़ा सा डिटेल में चले जाता है। GUI में एग्जांपल क्या है? अच्छा, आपके पास मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, दैट इज नीड्स अ पॉइंटिंग डिवाइस और अ फिंगर। तो बेटा GUI इंटरफेस की जो एग्जांपल्स हैं, विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें मेरे पास विंडोज, आइकन्स, मेन्यू एंड पॉइंटिंग डिवाइस आ जाती है। एंड पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, किसी को कुछ अंदाजा है? WINP और आजकल जो यूज की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? आजकल जो हम यूज कर रहे हैं, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज WIMP। बेटा आजकल जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज पोस्ट WIMP। ये क्या करता है? इट अलाउज such as pinching and rotating। ये वाले काम आप माउस से नहीं कर सकते थे, तो हमने ये लेकर आए पोस्ट WMP, जो आपको पिंच और वो करने में हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन WIMP एंड पोस्ट WIMP, तो बेसिकली आपके पास क्या है? WIMP की अगर हम बात करें तो WIMP के अंदर आपको पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए होती है, जबकि पोस्ट में क्या की जाती है? या माउस ले लो, स्क्रीन और को सेलेक्ट वगैरह बटन्स के थ्रू। जबकि पोस्ट WIMP में आपको पॉइंटिंग डिवाइस नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो टच स्क्रीन से काम करती है। उसमें आपके पास या तो फिंगर या पेन, जिस तरह मैं अभी लिख रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ स्टाइलस राइट नाउ, ताकि आप पिंच, रोटेट, सिलेक्शन जो भी आपको कुछ करना है फिंगर्स या उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपसे बात की जाए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन दोनों के बारे में, तो कौन सा बेहतर है? हेलो बेटा, पोस्ट WIMP का एडवांटेज या WIMP का एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो एडवांटेज ऑफ WIMP ओवर पोस्ट WIMP क्या है? एनी स्क्रीन, आप कंप्यूटर के अंदर टच स्क्रीन लगाओ या ना लगाओ, फर्क आपका काम हो जाता है माउस लगा के, एज इट डजंट रिक्वायर अ टच। आप कोई भी डिस्प्ले लगा लो, मॉनिटर लगा लो, LCD लगा लो, LED लगा लो, टच हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप WIMP को यूज आराम से कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारे पास WIMP के अंदर।
तो ये हमारे पास पहला हो गया पॉइंट, की फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या यूजर इंटरफेस। सेकेंड हम बात कर लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम तो ये करता है, कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशंस। दूसरा, prevents two application from using the same memory location। इसके अलावा allows paging, सेगमेंटेशन वगैरह। बेटा ये पेजिंग सेगमेंटेशन की वजह से ये इसमें आ जाती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी की मदद से ये पेजिंग सेगमेंटेशन करता है, जिसकी वजह से आपकी अगर कोई मेमोरी कम है और बड़ा सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो चल जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी भी इसका एक मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। सर फिर आप जी बेटा बोलो। सेगमेंटेशन समझाएंगे थोड़ा। सेगमेंटेशन बेटा देखो आपके पास मेमोरी को डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं। सेगमेंटेशन थोड़ा A2 के ना कंप्लीट जाके हम वैसे पढ़ते हैं, AS में भी नहीं आता इतना। आप अपनी मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड करके रख लेते हो। अब फिर उसके हिसाब से आप एल्गोरिथम यूज करते हो, वो आपका हाई लेवल स्केजुलर आ जाता है, जिसमें फर्स्ट फिट होता है, वर्स्ट फिट होता है, बेस्ट फिट होता है। तो आपकी मेमोरी जो होती है ना वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये एक सेगमेंट वन है जिसको मैंने सपोज 4 GB कर दिया, इसे 8 GB कर दिया और इसे अगेन 4 कर दिया। अब ये 4 GB के अंदर तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सेगमेंट कवर अप करके बैठता है। अब मेरे पास बचे सिर्फ दो सेगमेंट्स। ये हम नॉर्मली कब यूज करते हैं, जिस तरह हमारे ये जो फिक्स्ड एप्लीकेशन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जिनमें एक एक या दो दो एप्लीकेशन चलती हैं, जैसे आपका इम्तियाज का सॉफ्टवेयर हो गया जो पॉइंट ऑफ सेल पे होता है, वहां पे हम सेगमेंटेशन चलाते हैं। नॉर्मली आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर हम पेजिंग करते हैं। तो ये चीजें डिटेल में अभी आपके पास नहीं आएगी, उसके लिए पूरा ये मतलब ये पूरा अलग से ही है। ठीक है सर। अभी सिर्फ इतना, पेजिंग को थोड़ा बहुत मैं वर्चुअल मेमोरी के साथ समझा दूंगा अलग अलग कैसे होता है, और एक एक पेज जाके थ्रेशोल्ड पॉइंट वगैरह जो भी आता है आपका। फिर हम तीसरे पे चले जाते हैं, दैट इज ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करता है। वायरसेस और स्पाईवेयर्स को डिटेक्ट करके। ठीक है, तो एक वो भी है, तो हम ये देख सकते हैं बाय अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम। सॉफ्टवेयर अप टू डेट रहेंगे मतलब आपका जो बग्स वगैरह फिक्स होते रहते हैं। उसके अलावा रन्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिससे आपके वायरसेस को वो चेक करता रहता है। प्रोवाइड्स फायरवॉल, तो उससे ही क्या करता है, हर आने जाने वाले ट्रैफिक को देखता है, मॉनिटर्स ट्रैफिक।
आपको अपने कंप्यूटर से चाहते हो कि ये एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट ना हो और चलती रहे, तो आप क्या करते हो, फायरवॉल के अंदर उसकी आईपी ब्लॉक कर देते हो। मेंटेन्स एक्सेस राइट्स ऑफ ऑल यूजर्स। आपके भाई के अकाउंट में आप नहीं घुस सकते, भाई आपके अकाउंट में नहीं घुस सकता, तो ये सारा भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के अंदर एक और पॉइंट आपका आ जाता है, बैकअप। तो हम ये लिख सकते हैं, कैरी आउट डेटा रिकवरी एंड सिस्टम रिस्टोर। अगर कोई गलती से क्रैश हो जाए वगैरह हो जाए, तो सिस्टम रिस्टोर करने में भी आपको हेल्प ये करता है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कर सकता है ये? इट मेंटेन्स फाइल डायरेक्टरीज, फाइल नेमिंग कन्वेंशन तो उसके साथ ही लिखते थे, मेंटेन्स फाइल डायरेक्टरीज एंड फाइल नेमिंग कन्वेंशन। डायरेक्टरी से क्या मतलब है, कोई बता सकता है? सब फाइल्स। हाँ, सब फाइल्स के अलावा और कुछ? बेटा वो सब डायरेक्टरीज हो जाती हैं। फाइल्स। हम्म। और फाइल नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है? फाइल को नेम करता है। बेटा फाइल नेमिंग कन्वेंशन एक समझ लो, एक तरीके का फ्रेमवर्क है, कह सकते हो, जिससे आपके फाइल के नाम को नाम होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस फाइल में क्या है। सही। जैसे आपके पास डॉट पीडीएफ हो गई या इस तरह का, उससे वो पता चल जाता है कि आपके पास आपकी फाइल में क्या क्या मौजूद है। जैसे डेट हो गई, फिर हमने उसके बीच में कुछ लिख दिया, तरीके इसके फॉर्मेट तरीके के होता है आपके। फिर उसके बाद, अच्छा डायरेक्टरीज मैंने पूछा था, तो बेटा डायरेक्टरीज का मतलब होता है फोल्डर्स, तो सब डायरेक्टरीज का मतलब हो जाता है सब फोल्डर्स। फिर फाइल मैनेजमेंट में इसके अलावा फाइल मेंटेनेंस टास्क आ जाती हैं। फाइल मेंटेनेंस टास्क का मतलब क्या हुआ? जैसे आप ओपन करते हो फाइल को, आप क्लोज करते हो, डिलीट करते हो, रीनेम, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारे क्या है आपके फाइल मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है। फिर सपोज करो याया ने फाइल बनाई है और उसने सी टू ऑल रखी है, बट उसने रीड ओनली रखा हुआ है। रीड ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, उस पर कुछ राइट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सिवाय एडमिन के जिसने क्रिएट किए, ओनर ऑफ दैट फाइल, ऑथर, तो आपके पास ensures access rights are maintained।
मतलब जिसके लिए रीड ओनली के लिए वो सिर्फ रीड कर सके, जिसको एक्सेस नहीं दिया वो नहीं देख सके, जिसको एडिट करने का दिया है वो एडिट कर सके। ये सारा का सारा क्या है, आपका फाइल मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट एक और करता है, मेमोरी एलोकेशन भी करता है। memory allocation of the data when it is read from HDD या SSD और उसको रैम में जाके स्टोर कर देता है। ये कुछ फाइल मैनेजमेंट के पार्ट, वो कह सकते हो कि तरीके थे। एक और चीज रह जाती है अच्छी सी, विच इज इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, यहाँ पे हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट। ये फोर्थ हो जाएगा ना, नहीं फिफ्थ। बेटा इनको नाम से याद करना बड़ा जरूरी है और इनकी छोटी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम ड्राइवर्स पढ़ा था वो यहाँ पे आता है, यूजेस डिवाइस ड्राइवर्स टू अलाउ इनपुट एंड आउटपुट टू टेक प्लेस। इसके अलावा मैनेजेस क्यूज। क्यूज वही लाइन जो लगती है यहाँ पे, प्रोसेसर्स की लाइन लगवा सकते हो आप। एंड बफर्स ensure CPU performs to its maximum। अब ये जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है ना, मैनेजेस क्यूज एंड बफर्स, बेटा ये देखो, अब मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा भी दूं ये। मेरे पास एक प्रोसेस ए है, इसको भी प्रिंट करना है, ठीक है। मेरे पास प्रोसेस बी है, इसको भी प्रिंटर चाहिए। अच्छा, जाहिर सी बात है प्रोसेस ए जो है उसके अंदर 50 पेजेस था। प्रोसेस बी हटा दो, चलो एक ही प्रोसेस को लिख सकता हूं। मैंने ये कमांड मेरा प्रोसेसर के पास गई। मेरे प्रोसेसर ने क्या किया, मेरे प्रोसेसर ने ये प्रिंटर को भेज दिया। बेटा क्या प्रिंटर एक वक्त पे 50 पेजेस प्रिंट कर लेता है? यस और नो? सर आप क्या बोल नो। रहे थे, रिपीट करेंगे? बेटा आई एम आस्किंग के कैन माई प्रिंटर print 50 pages at a time or it prints one page at a time? 1 पेज एट अ टाइम। तो जाहिर सी बात है, क्या मेरे पास ये 50 पेजेस में से ये प्रिंटर तो एक पेज प्रिंट कर रहा है ना, बाकी के 49 पेजेस को कहाँ रखूं? प्रोसेसर के पास रखूं कि वो एक एक करके भेजे? नो, वी कांट डू दैट। सो वी इंट्रोड्यूस अ बफर मेमोरी। बफर को अगेन ये मैनेज कौन करता है? देखो ये 50 पेजेस की है ना, एक लाइन बना देगा 50, 49, 48 एंड सो ऑन से 2 तक। वन को इसने यहाँ भेज दिया प्रिंटर को, प्रिंटर ने वन। इससे फायदा क्या होता है, प्रोसेसर बाकी काम करने बैठ जाता है। तो बफर क्या है? बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज विच होल्ड्स डेटा टेम्परली जस्ट टू
compensate the speed of device, आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस ले लो, एंड प्रोसेसर। प्रोसेसर की स्पीड बहुत तेज है, वो 50 पेज को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, लेकिन प्रिंटर एक वक्त पे एक पेज प्रिंट करता है। तो हमें क्या करते हैं, हम बीच में इन दोनों की स्पीड, क्योंकि फिर ये क्या, वरना क्या होगा कि ये बैठा रहेगा कि जब तक ये सारे 50 पेजेस नहीं हो जाते ये बाकी काम नहीं कर सकता। इसने 50 के 50 पेजेस को प्रोसेस किया, बफर में भेज दिया। बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज है, अब बफर से एक एक करके क्या होगा, पेज आपका प्रिंटर में आएगा। इससे मेरा प्रोसेसर अच्छे से हो जाएगा, फास्ट काम करेगा, बाकी काम करने पड़ जाएगा। फिर आपके पास मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कैसे करता है? देखो, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा टास्क आपका कंप्यूटर एक साथ कर सके। उसके लिए इसको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, वो उसमें से एक ये है कि ऑल रिसोर्सेज आर allocated स्पेसिफिक प्रोसेसर टाइम। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेसर को 50 मिनट चाहिए, एक प्रोसेस, एक गेम या कोई भी चीज ले लो, प्रोसेस उठा लो, उसको 50 मिनट चाहिए था और एक को 2 मिनट चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने कहा जो छोटी नहीं, अक्सर आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल दे दूं, रोटी की लाइन पे खड़े हुए होते हैं या किसी इम्तियाज की लाइन पे। मैं अभी इम्तियाज से जस्ट आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ ब्रेड थी मेरे हाथ में और ब्लू बैंड था और नगेट्स, ये तीन चीजें मेरे पास थी। हालांकि मेरे पास सिर्फ तीन चीजें थी, मेरे आगे जो थे उन्होंने दो दो तीन तीन बास्केट रखे हुए थे, क्योंकि मैं ट्रॉली यूज नहीं की थी, मैंने छोटे से आइटम्स है। आपने अक्सर देखा होगा कि उन क्यूज में लिखा हुआ होता है नॉट मोर देन 20 आइटम्स, नॉट मोर देन 10 आइटम्स, वो जो बास्केट वाली क्यू होती है, बाकी ट्रॉली वाली क्यूज अलग होती है। तो मेरे पीछे एक अंकल आए, वो अंकल के हाथ में सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी सिर्फ एक ही बोतल है, क्या मैं आगे जाके करवा लूं? मैंने कहा, आप करवा लें। वो अंकल अभी गए, थोड़ी देर में एक छोटी सी बच्ची, मतलब शी वाज अराउंड 15 और 16, आप लोग की एज की, शी केम एंड सेड, अंकल मेरे पास ये सिर्फ एक, उनके उसके हाथ में सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट था, अंकल मेरा एक ही पैकेट है, मैं करवा लूं? मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा, अच्छा ठीक है करवा। थोड़ी देर में एक और अंकल आया, उन्होंने कहा, बेटा जस्ट, मैंने कहा, अंकल आपकी भी एक ही चीज होगी, लेकिन वो एक एक करते करते मेरी बारी नहीं आ रही। तो सेम कंप्यूटर में भी यही होता है कि जिसको थोड़ा कम टाइम लग रहा है, अगर हम उसी को करवाते करवाते रहे, तो जिसको ज्यादा टाइम लगना है वो कभी प्रोसेस ही नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि हर प्रोसेस को, हर रिसोर्स को एक स्पेसिफिक प्रोसेसर टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई खाली रह गया। फिर आपके पास प्रोसेस को इंटरप्ट भी करवाना जरूरी है, हम इंटरप्ट भी पढ़ना है। ऑल प्रोसेसेस कैन बी interrupted as and when necessary। फिर सॉरी, एक और चीज आ जाती है, सॉरी बेटा, इंटरप्शन की हम जब बात करते हैं तो फिर हमारे पास प्रायोरिटीज आ जाती है। तो इन प्रायोरिटीज को सेट क्यों करते हैं हम? एनीवन? प्रोटोकॉल होता है। क्या चीज? प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है?
Data priorities are used so that a given resource is used in the most efficient way या most efficient manner. अब इसका मतलब समझा देता हूँ. आपकी डिस्प्ले सही है, यहाँ पे फिलहाल मेरा माइक भी चल रहा है, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है, और मेरी ये पेन भी आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, बैकग्राउंड एप्लीकेशंस भी चल रही हैं, बहुत सारे काम एक साथ मेरा ये कर रहा है जो डिवाइस है. मैं जैसे ही ये टच करके मैंने ए लिखा, पीछे बहुत सारे काम और हो रहे थे ना, लेकिन उसने क्या किया, सबसे पहली प्रायोरिटी इस पेन को दी. मैंने जैसे ही पेन से इनपुट लिया, प्रोसेसर ने सारे काम साइड पे किए, और सबसे पहले जो मैंने इनपुट किया है विच इज माई स्क्रीन पे जो शो करना है वो सबसे पहले शो करवाया. वरना क्या होता, मैं लिख के छोड़ देता, थोड़ी देर बाद आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा था. तो अगेन ये किसकी वजह से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है. हम कह सकते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट भी आपका, ये प्रोसेस मैनेजमेंट का सारा पार्ट है. मल्टीटास्किंग कहो या प्रोसेस मैनेजमेंट कहो. ओके, फिर मैनेजेस यूजर अकाउंट. यूजर अकाउंट को कैसे मैनेज करता है, allows more than one user to log in. इसके अलावा हर अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है किससे, सॉरी प्रोटेक्ट कैसे करता है, इज प्रोटेक्टेड बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड. और each account's data is keep secure from other accounts. ये सारे के सारे काम क्या करता है, आपके मैनेजमेंट में तो आ जाते हैं. सही. अब इसमें अगेन आपकी हायरार्की आ जाती है. एडमिन जो होता है वो सब देख सकता है, फिर आपका सबसे लोवेस्ट जो होता है वो आपका गेस्ट होता है, वो कुछ भी नहीं देख सकता. और फिर आपके पास रनिंग ऑफ एप्लीकेशंस की तरह गया है. कितने हो गए, 6 7 8. अब मुझे एक बात बताओ, जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो ये कंप्यूटर को ऑन होने के लिए, जिसको हम बूटअप कहते हैं, ये कौन सा हैंडल करता है. हेलो. अगर मैं आपसे बात करता हूं बूटिंग अप कंप्यूटर सिस्टम,
बेटा कंप्यूटर को बूट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये क्या कैसे होता है? इट इज हैंडल्ड बाय अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम बायोस कहते हैं। ये है क्या? विच इज अ टाइप ऑफ फर्मवेयर। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है? कि आपके कंप्यूटर या आपके प्रोसेसर को बताना कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से मिलेगा। किसका? बायोस का काम। फर्मवेयर का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर नाम सुना होगा, फर्मवेयर फर्मवेयर फर्मवेयर। है क्या? जो आपको डायरेक्टली लो लेवल एक्सेस देता है, किसका? डिवाइसेस का। A program uh, a program that provides low level control of a device। बायोस का काम क्या है? Tells CPU where the OS can be found। बायोस स्टोर्ड कहाँ होती है? EEPROM। हार्डवेयर करना पड़ेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बायोस स्टोर तो यहां होती है, लेकिन इसकी जो सेटिंग्स है, बायोस की सेटिंग, वो स्टोर की जाती हैं आपके सीमॉस के अंदर। आपने अच्छा देखा होगा, आपके मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, उसमें एक सेल लगा हुआ होता है। ये सेल जो आपका है, ये बेसिकली सीमॉस के लिए होता है। सीमॉस की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक चिप होती है which is always connected to a power supply। उसी के लिए सेल लगाया जाता है। जब इसको रीसेट करना होता है, हम सेल निकाल देते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद लगा दो तो ये वापस से आपका रीसेट हो जाता है। यहां तक किसी का कोई मसला? नो सर। नो?